बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम केमिस्ट्री पार्ट 1 चैप्टर 4 है। तो इसके अंदर आज हम डिस्कस करेंगे लैंडन डिस्पर्शन फोर्सेस। तो इससे पहले हमने इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की दो एग्जांपल्स को डिस्कस किया था, डाइपोल डाइपोल फोर्सेस और डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस। और उसमें मैंने आपको ये भी बताया था कि जो डाइपोल डाइपोल फोर्सेस होती हैं वो पोलर के अंदर, और जो डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल होती है वो पोलर और नॉन पोलर के मिक्सचर के अंदर। और आज हमने लैंडन डिस्पर्शन फोर्सेस को डिस्कस करना है, लेकिन उन दोनों का इनके डाइपोल और डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस जो हैं उनका लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो आपने वो लाजमी देखनी है ताकि आपको लैंडन डिस्पर्शन फोर्सेस क्या होती हैं समझने में आपको आसानी होगी। तो अब हम बात करते हैं लैंडन डिस्पर्शन फोर्सेस। तो लैंडन डिस्पर्शन फोर्सेस का एक और नेम भी है जिसको कहते हैं इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस। तो पहले हम ये बात करेंगे कि इसको लैंडन डिस्पर्शन फोर्सेस क्यों कहते हैं। ये भी पूछ सकते हैं कि इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस को लैंडन डिस्पर्शन फोर्सेस क्यों कहते हैं। तो इसके लिए एक जर्मन साइंटिस्ट जिसका नेम फ्रिट्ज लैंडन था, और उसने क्या किया कि जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं, आप खुद सोचें कि जब गैस को लिक्विड के अंदर ले जाते हैं तो मॉलिक्यूल्स के क्या होते हैं, करीब करीब आ जाते हैं। और उन मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो फोर्सेस होती हैं उनको हम एक नेम देते हैं, और उन फोर्सेस का जो नेम है वो है लैंडन डिस्पर्शन फोर्सेस। और क्योंकि ये साइंटिस्ट इसने ये इंट्रोड्यूस करवाई थी, इसी बेस पे हम इनको क्या कहते हैं, लैंडन डिस्पर्शन फोर्सेस। तो लैंडन डिस्पर्शन फोर्सेस की सिग्निफिकेंस को समझने के लिए कि दीज फोर्सेस प्रेजेंट अमंग पोलर मॉलिक्यूल्स, यानी कि ये पोलर और नॉन पोलर की बात हमने की थी कि ये पोलर मॉलिक्यूल्स एज वेल एज नॉन पोलर, यानी कि पोलर में भी होते हैं नॉन पोलर, लेकिन मोर सिग्निफिकेंस इन नॉन पोलर मॉलिक्यूल, यानी कि इनकी जो ज्यादातर सिग्निफिकेंस है वो किसमें, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के अंदर है। तो पहले हम बात करेंगे कि व्हाट इज इंस्टेंटेनियस डाइपोल एंड इंड्यूस्ड डाइपोल, ताकि हम इनको डिफाइन जो है वो कॉन्सेप्ट के साथ इनको आसानी से कर सकें कि लैंडन डिस्पर्शन फोर्सेस क्या होती हैं। जब हमें इंस्टेंटेनियस डाइपोल और इंड्यूस्ड डाइपोल का पता चल जाएगा तो फिर हम इनको आसानी से समझ सकेंगे। तो पहले है इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस कहते हैं किसी लम्हाती, यानी कि कोई लम्हा, मोमेंटरी। और इसकी अगर हम डिफाइन करें कि इंस्टेंटेनियस डाइपोल किस तरह इंड्यूस होता है, डाइपोल प्रोड्यूस ड्यू टू म्यूचुअल रिपल्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड्स। और आपको पता है जो सिमेट्रिकल एटम इसके नॉन पोलर हैं, यानी कि ये नॉन पोलर एटम वो होते हैं जिनमें जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड्स होता है वो इक्वल डिस्टेंस पे मौजूद होता है, यानी कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड्स है इसमें इक्वल डिस्टेंस पे होगा। तो जब ये एटम अगर ये दूर दूर है तो इनमें रिपल्शन नहीं होगी, क्योंकि इनका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड इक्वल है, लेकिन इनमें इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो सिमेट्रिकली क्लाउड्स बनाए हुए हैं। लेकिन जैसे ही एटम करीब आएंगे क्या होगा, उनमें रिपल्शन होगी, और उस रिपल्शन के रिजल्ट में होता क्या है कि ये रिपल्शन के रिजल्ट में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो एक साइड पे शिफ्ट हो जाती है, और उनके दरमियान डाइपोल्स, टू चार्ज सेपरेशन, टू पोल्स बन जाते हैं, मींस के उनके अंदर पोलैरिटी आ जाती है। और इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस डाइपोल। एक लम्हे के लिए मॉलिक्यूल्स करीब करीब आएंगे और उनके करीब आने की वजह से रिपल्शन से उनके दरमियान क्या होगा, पोलैरिटी आएगी, और इसको क्या कहते हैं, इंस्टेंटेनियस डाइपोल। और यहाँ पे देखें ये दो मॉलिक्यूल्स यानी कि हीलियम एटम है, जैसे ये करीब आए तो इनके दरमियान पोलैरिटी, रिपल्शन की वजह से पोलैरिटी आई। तो यहाँ पे देखें इनके ये डाइपोल, एक पार्शियल पॉजिटिव एक पार्शियल नेगेटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव ये पार्शियल नेगेटिव। तो इस पोल्स को आप क्या बोलेंगे, इसको इंस्टेंटेनियस डाइपोल। दूसरा है इंड्यूस्ड डाइपोल। इंड्यूस्ड इंडक्शन से वर्ड ये निकला है कि एक चीज के ऊपर अगर चार्ज है तो उस चार्ज का किसी और बॉडी के ऊपर ट्रांसफर होना, उसको हम क्या कहते हैं, इंडक्शन कहते हैं। ये फिजिक्स के अंदर भी आपने पढ़ा है।
और इंड्यूस्ड होना यानी कि इंड्यूस्ड ड्यू टू इंस्टेंटेनियस डाइपोल मॉलिक्यूल, कि जब वो इंस्टेंटेनियस डाइपोल मॉलिक्यूल जिसके ऊपर अब पोलैरिटी आ गई है, वो जैसे ही नॉन पोलर मॉलिक्यूल उसके करीब आएगा तो उसके अंदर भी इंडक्शन हो जाएगी, उसके अंदर भी चार्ज इंड्यूस्ड हो जाएगा और उसको क्या कहते हैं, इंड्यूस्ड डाइपोल। तो यहाँ पे ये देखें, ये एक इंस्टेंटेनियस डाइपोल है। जैसे ही इंस्टेंटेनियस ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के करीब आएगा, तो अगर ये इसका पॉजिटिव एंड करीब आया है, इधर भी आ सकता है, इधर भी आ सकता है, इससे आपने कंफ्यूज नहीं होना। तो जैसे ही पॉजिटिव एंड आएगा तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या कर लेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो इस साइड पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएंगे, इधर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो जाएगी। तो जिस साइड पे चार्ज डेंसिटी ज्यादा है तो उस पे पार्शियल पॉजिटिव, और जिस पे चार्ज कम है उस पे पार्शियल नेगेटिव, सॉरी जिस पे चार्ज डेंसिटी ज्यादा है उस पे पार्शियल नेगेटिव, और जिस पे कम है उस पे पार्शियल पॉजिटिव। तो यहाँ पे ये देखें, ये एक इंस्टेंटेनियस डाइपोल था और इसने इफेक्ट यानी कि इसका जो इफेक्ट था वो इस नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के ऊपर पड़ा। तो ये अब जो आपके पास एक पोलैरिटी इंड्यूस्ड हुई है तो इसको कहते हैं इंड्यूस्ड डाइपोल, यानी कि इंस्टेंटेनियस की वजह से ये इसके अंदर इंड्यूस्ड हुआ है। तो अब आपको पता चल गया इंस्टेंटेनियस डाइपोल कैसे क्रिएट हुआ और इंड्यूस्ड डाइपोल पे क्या इफेक्ट हुआ कि जब नॉन पोलर मॉलिक्यूल इसके करीब आएंगे तो ये आपके पास जो पोल बनेगा इसको कहते हैं इंड्यूस्ड डाइपोल। तो अब आपके लिए लैंडन डिस्पर्शन या इंस्टेंटेनियस डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस को डिफाइन करना आसान हो गया। कौन सी फोर्सेस? अ फोर्सेस व्हिच प्रेजेंट बिटवीन इंस्टेंटेनियस डाइपोल and induced dipole is called London dispersion forces, या इसको रिप्रेजेंट आप सिर्फ LDF London dispersion forces भी कहते हैं। तो ये इसकी डिफाइन थी कि इन दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान आप इसको यहाँ पे फोर्स से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि या इसको इस तरह भी आप लिख सकते हैं कि ये आपके पास पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, इसी तरह एक ये पार्शियल नेगेटिव हो गया, ये पार्शियल पॉजिटिव। इनके दरमियान यहाँ पे जो फोर्सेस हैं वो कहते हैं लैंडन डिस्पर्शन फोर्सेस या इंस्टेंटेनियस डाइपोल एंड इंड्यूस्ड डाइपोल। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक तो ये फोर्सेस जो है वो शॉर्ट लिव्ड है, नेम से इंस्टेंटेनियस का मतलब है लम्हे के लिए। जैसे ही वो मॉलिक्यूल उसके दूर जाएगा तो उसका इफेक्ट क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो ये शॉर्ट लिव्ड फोर्सेस हैं और ये फोर्सेस जो होती हैं present in all types of molecules but more significant in non-polar molecules like आपके पास फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन या हीलियम, नियॉन, आर्गन या O2 या N2 एटसेट्रा। तो ये सारे जो आपके पास नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं इनमें जो ज्यादा सिग्निफिकेंट फोर्सेस हैं वो आपके पास लैंडन डिस्पर्शन फोर्सेस हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं इनके फैक्टर कौन कौन से मौजूद होते हैं। फैक्टर की अगर हम बात करें कि लैंडन डिस्पर्शन के फैक्टर कौन कौन से हैं, तो उसके अंदर जो मेन फैक्टर है साइज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड्स। इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड्स क्या होता है इसको अभी हम देखते हैं, लेकिन उससे पहले आगे इनकी सब डिवीजन एक है साइज ऑफ एटम या साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, दूसरा नंबर ऑफ एटम्स इन मॉलिक्यूल्स, और इसी को आप एटॉमिसिटी भी बोलते हैं कि मॉलिक्यूल के अंदर नंबर ऑफ एटम जो होते हैं वही उसकी क्या कहलाती है, एटॉमिसिटी। तो ये जो फैक्टर्स हैं किस तरह लैंडन डिस्पर्शन फोर्सेस के ऊपर इफेक्ट होंगे उनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले हम पोलराइजेशन को समझ लेते हैं ताकि फैक्टर्स को समझने में हमें आसानी हो। तो पोलराइजेशन की डिफाइन एक्सटेंड टू इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड्स ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स कैन बी डिस्टॉर्टेड, के वो एक्सटेंड जिसके अंदर एटम या मॉलिक्यूल्स का जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड्स होता है, जो इनके तो उसके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके अंदर जो एक बिगाड़ आता है, उनके अंदर जो एक डिस्टॉर्शन आती है उसको क्या कहते हैं, पोलराइजेशन कहते हैं। और ये एटम्स के साइज पे, नंबर ऑफ एटम्स पे या इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड्स पे डिपेंड करती है। तो ये एक एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल एक ही एटम, इसका साइज ज्यादा है, ये उससे थोड़ा कम, ये और उससे कम। तो आप यहाँ पे ऑब्जर्व करें कि जिसका फॉर एग्जांपल, इसको मैं दो तरीकों से आपको समझाता हूँ कि ये इसका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड्स है, यानी कि ये इसका ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड्स है, तो इसके अंदर यानी कि
जो डिस्टॉर्शन है वो भी क्या होगी, ज्यादा होगी। मींस के इसकी पोलराइजेबिलिटी, इसकी पोलराइजेशन क्या होगी, ज्यादा होगी। अब यहाँ पे एक एटम है तो इसका आप यहाँ पे देखें तो इसका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड इसकी निस्बत क्या है, कम है, तो डेफिनेटली इसके अंदर डिस्टॉर्शन जो है वो भी क्या होगी, यानी कि कम होगी। और इसका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड और कम हो गया तो इसकी डिस्टॉर्शन जो है वो और कम होगी। मींस के इसके इलेक्ट्रॉन्स की, यानी कि यहाँ इस एरिया के अंदर इलेक्ट्रॉन डिस्टॉर्ट होंगे, इसके अंदर ये वाला एरिया जो है इसमें इलेक्ट्रॉन की डिस्टॉर्शन होगी, और इसके अंदर ये। तो डिस्टॉर्शन यानी कि एटम के अंदर जो बिगाड़ आता है उसके इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड, उसको हम क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन बोलते हैं। और पोलराइजेशन या जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड का साइज है वो फोर्सेस पे किस तरह डिपेंड करता है, ग्रेटर साइज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड, यानी कि जितना इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ज्यादा होगा उतनी उनके अंदर पोलराइजेशन ज्यादा होगी, मतलब उनकी डिस्पर्शन जो होगी वो ज्यादा होगी। तो इतनी ही जो लैंड डिस्पर्शन फोर्सेस हैं वो क्या होगी, स्ट्रॉन्ग होंगी। तो ये फोर्सेस उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं जितना इनके अंदर पोलराइजेशन या इनका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड्स क्या होता है, ज्यादा होता है। उसके बाद हम बात करें एटॉमिक और मॉलिक्यूलर साइज। तो एटॉमिक और मॉलिक्यूलर साइज की अगर हम बात करें तो जितना साइज ज्यादा होगा वही बात उतनी उसकी पोलराइजेशन ज्यादा होगी, और फिर लैंडेड डिस्पर्शन फोर्सेस भी क्या होंगी, ज्यादा होंगी। इसकी अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो आपके पास ये ग्रुप 7A है आपके पास, और ये 8A है। ये जो ग्रुप है इनके, ये आपके पास ग्रुप और ये पीरियड, इसके एग्जांपल को हम समझते हैं कि किस तरह ये आपके पास लैंडेड डिस्पर्शन फोर्सेस के ऊपर इफेक्ट करते हैं। तो ये आप देखें टॉप टू बॉटम आ रहे हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाडीन। तो क्या हो रहा है, इनके बॉइलिंग पॉइंट के अंदर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। -188 है, ये -34 है, ये 58 हो गया है, ये प्लस, यानी कि यहाँ पे ये प्लस फॉर्म में आ रहा है और ये माइनस। तो मींस के यहाँ पे एक आप कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जो लैंडेड डिस्पर्शन फोर्सेस हैं वो हमें दो तरह की चीजों, दो तरह की स्टेट के बारे में, तो उसकी फिजिकल स्टेट क्या है, और दूसरा हमें इससे ये पता चल जाएगा कि उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना कम है या ज्यादा है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बॉइलिंग पॉइंट क्या हो रहा है, टॉप टू बॉटम ग्रुप के अंदर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। और साथ में इसकी फिजिकल स्टेट, ये गैस, इसी तरह ब्रोमीन लिक्विड और आयोडीन किस फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में। तो फिजिकल स्टेट चेंज हो रही है, तो मींस कि उनका साइज भी बढ़ रहा है। साइज बढ़ने के साथ साथ क्या हो रहा है, बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ रहा है और उसकी फिजिकल स्टेट भी चेंज हो रही है। तो जब बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है मींस कि उसका साइज बढ़ रहा है, तो डेफिनेटली उसकी पोलराइजेशन भी बढ़ेगी और साथ में लैंडेड डिस्पर्शन फोर्सेस भी क्या होंगी, स्ट्रॉन्ग होंगी। तो टॉप टू बॉटम ग्रुप 7A और 8A भी आप यहाँ पे देखें, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन और रेडॉन वगैरह, तो इनके बॉइलिंग पॉइंट -268 है, -245, -185। तो मींस के माइनस की वैल्यू जो है यहाँ पे -107 है, कम है। तो मींस के एक्चुअली ये क्या है, ज्यादा है। तो टॉप टू बॉटम बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो रहा है और इनकी जो फिजिकल स्टेट है वो भी चेंज हो रही है। तो डेफिनेटली जब इनका साइज बढ़ रहा है तो इनकी पोलराइजेशन बढ़ रही है, पोलराइजेशन बढ़ रही है तो इनके अंदर लैंडेड डिस्पर्शन फोर्सेस भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही हैं। नेक्स्ट नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल, कि जितने नंबर ऑफ एटम ज्यादा होंगे उतनी उनके अंदर फोर्सेस भी क्या होंगी, ज्यादा होंगी। इस चीज को इस तरह आप समझते हैं, एटॉमिसिटी मींस कि नंबर ऑफ एटम जितने ज्यादा होंगे उतना उनके ऊपर इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड, और जितना इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ज्यादा होगा उतनी उनकी पोलराइजेशन ज्यादा होगी, और जितनी पोलराइजेशन ज्यादा होगी उतनी लैंडेड डिस्पर्शन फोर्सेस क्या होंगी, स्ट्रॉन्ग होंगी। तो इस फैक्टर को आप इस तरह समझ लें कि एटॉमिसिटी डिपेंड करती है लैंडेड डिस्पर्शन फोर्सेस के, या लैंडेड डिस्पर्शन फोर्सेस एटॉमिसिटी पे डिपेंड करती हैं कि जितनी एटॉमिसिटी ज्यादा उतना इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड्स, और फिर उसकी पोलराइजेशन बढ़ती है। पोलराइजेशन बढ़ेगी तो डेफिनेटली लैंडेड डिस्पर्शन फोर्सेस भी क्या होंगी, बढ़ेगी। तो एग्जांपल्स को हम समझते हैं। एल्केन्स की एग्जांपल अगर हम लें तो आपके पास कार्बन यानी कि C1 से C4 जो है,
ये गैसियस स्टेट में होती हैं। लेकिन जैसे जैसे चेन बढ़ रही है उनका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो आप इसको अगर समझना चाहते हैं तो ये गैस फॉर्म में है, मींस कि आपके पास CH4 इसको मीथेन बोलते हैं और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है -164 सेल्सियस होता है। इसी तरह आप इथेन C2H6 की अगर हम बात करें तो ये आपके पास -88.6 सेल्सियस होता है। तो आपने देखा कि जैसे चेन बढ़ी, इनके नंबर ऑफ कार्बन 1 थे 2 थे, तो इनका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं आप, चलो इसी को रेज कर लें। तो फॉर एग्जांपल आपके पास C3H8 है, तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो है -42.1 सेल्सियस। तो यहाँ पे भी आप देखें बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो रहा है। एक और एग्जांपल C4H10, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये -0.5 सेल्सियस। तो जैसे जैसे चेंज बढ़ रही हैं इनका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो C1 से C4 ये सारी मैंने आपको बताया किस फॉर्म में है, ये आपके पास गैसियस स्टेट में होंगी। और C5 C10 ये आपके पास लिक्विड में होंगी। अब जो C5 है पेंटेन, इसका आप देखेंगे बॉइलिंग पॉइंट प्लस फॉर्म में 36, ये आपको प्लस फॉर्म में मिलेगा, यानी कि 36.1 सेल्सियस। और आपके पास ये जो है C10 डिकेन, ये आपको लिक्विड की फॉर्म में भी मिलेगी और सॉलिड की फॉर्म में भी, यानी कि C5 से C10 बॉइलिंग पॉइंट को इंक्रीज हो रहा है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर लैंडन डिस्पर्शन फोर्सेस इंक्रीज हो रही हैं। तो उनके इंक्रीज होने की जो रीजन वो आपको किससे पता चली कि जब आप C5 से C10 में जाएंगे तो उनके अंदर लैंडन डिस्पर्शन फोर्सेस के स्ट्रॉन्ग होने की वजह कि उनका साइज बढ़ गया, उनके अंदर नंबर ऑफ एटम्स बढ़ गए हैं। यहाँ पे C1 से C4 मींस के नंबर ऑफ एटम जैसे जैसे बढ़ रहे हैं उनके दरमियान बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है, तो मतलब लैंडन डिस्पर्शन फोर्सेस भी क्या हो रही हैं, स्ट्रॉन्ग हो रही हैं। यानी कि एटॉमिसिटी बढ़ेगी तो लैंडन डिस्पर्शन फोर्सेस भी क्या होंगी, बढ़ेंगी। तो डिकेन की बात कर रहा था कि डिकेन के अंदर एक होता है एन डिकेन और एक होता है आइसोड्यूकेन। एन डिकेन और आइसोडिकेन के अंदर, यानी कि ये आपके पास एन डिकेन और एक आपके पास आइसो डिकेन, यानी कि ये स्ट्रेट चेन एंटीकेन और ये आपके पास इसमें ब्रांच आ जाएगी। तो ये आपके पास 327 सेल्सियस और इसका 174 सेल्सियस। तो यहाँ पे देखें इन दोनों के अंदर, और दूसरी चीज यहाँ पे आपने ये मेंशन करनी है कि ये लिक्विड की फॉर्म में होगी और एसोडिकेन जो है ये सॉलिड, यानी कि इसकी फिजिकल स्टेट। और आपको याद होगा कि गैस के अंदर फोर्सेस वीक, उसके बाद लिक्विड के अंदर गैस से स्ट्रॉन्ग और सबसे स्ट्रॉन्ग इसके अंदर सॉलिड के अंदर। तो यहाँ पे आप देखा कि एटॉमिसिटी बढ़ी तो उनके अंदर नंबर ऑफ एटम इसके बढ़े, तो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड्स भी बढ़ा। इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड बढ़ा तो उनकी पोलराइजेशन बढ़ी, पोलराइजेशन बढ़ी तो डेफिनेटली उनके अंदर लैंडन डिस्पर्शन फोर्सेस भी क्या हुई, ज्यादा हुई। तो अब इनको अगर हम सम करें तो सम के अंदर जितना इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ज्यादा होगा उतनी पोलराइजेशन ज्यादा होगी और उतनी उनके अंदर लैंडन डिस्पर्शन फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होगी, जिससे उनका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा और साथ में उनकी फिजिकल स्टेट भी क्या हो जाएगी, चेंज। जितना मॉलिक्यूल्स करीब करीब आते जाएंगे, फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होती जाएंगी, उनकी जो स्टेट है वो चेंज, गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड। इसी तरह उसके बाद नंबर ऑफ एटम, यानी कि एटॉमिसिटी की बात करें तो जैसे जैसे नंबर ऑफ एटम बढ़ते जाएंगे उसी तरह फॉर एग्जांपल आपके पास ये 3 कार्बन हैं और इसमें आपको ये 3 साइड्स, यानी कि ये आपके पास इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड, इसका इनके 3 जगह से आपके एटम अटैच हो सकते हैं। इसी तरह अगर आप इसकी चेन बढ़ा दें इनके नंबर ऑफ एटम, तो ये आपके पास जो क्लाउड है वो भी क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, मींस के उनके अंदर पोलराइजेशन और ज्यादा हो गई, तो जिससे लैंडन डिस्पर्शन फोर्सेस इंक्रीज होंगी। तो ये आपके पास जो फैक्टर्स हैं ये आपने याद रखना है कि ये फैक्टर
लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो आपने उसको इसी तरह हेडिंग्स के साथ, एग्जाम्पल्स के साथ आपने इनको मेंशन करना है। मैंने ये ज़्यादा एग्जाम्पल दे दी हैं, आप इनमें फ्लोरीन, आयोडीन की मेंशन कर सकते हैं, इनके जो बुक के अंदर भी मौजूद है, या आयोडीन। इसी तरह इसके अंदर आप C2 जो है, यानी कि C2 आपके पास E6, इसके एग्जांपल मेंशन कर सकते हैं, और हेक्सेन्स की एग्जांपल आप मिक्स मेंशन कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड किस तरह लैंड डिस्पर्शन फोर्सेस पे इफेक्ट करता है, और उसके साथ आप एटॉमिसिटी या आप साइज ऑफ एटम की बात कर सकते हैं। तो ये था आपके पास ऑल अबाउट लैंड डिस्पर्शन फोर्सेस, और साथ में हमने उनके फैक्टर्स, और फैक्टर के अंदर इनकी साइज ऑफ एटम या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल या नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल और